हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सांख्यिकी। तो देखिए क्लास 10th में क्या है, क्लास 10th में जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो एकदम शुरू कर देता है वो, लेकिन जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ाई उसने क्लास 9th में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। क्लास 9th का जो भी है वो भी इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे शुरुआत के 4-5 मिनट में, जिससे क्या होगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, और इस चैप्टर के जो भी फॉर्मूले होंगे, हमें ऐसा नहीं है कि एकदम जाके फॉर्मूले पढ़ लिए। फॉर्मूले तो आपको कहीं मिल जाएंगे ना, आप कोई बुक खोलोगे, किसी अलग चैनल पर जाओगे, हर जगह मिल जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य जो रहेगा इस वीडियो में वो ऐसा नहीं रहेगा फॉर्मूला बेस, आपको फॉर्मूला सिखाना, ये सिखाना। हम सिखाएंगे कि फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक क्या है, यही फॉर्मूला क्यों लगाया है, और समझेंगे कि जो मीन, मीडियन, मोड जो तुम्हारे सिलेबस में है उसके जब क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं तो कैसे आते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि कंपटीशन अलग होता है और हमारा जो एकेडमिक सिलेबस होता है वो अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कंपटीशन क्वेश्चन और ज़्यादा सिंपल होते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल शुरू से समझते हैं और फिर जो जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले क्यों ऐसे होते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले होंगे, वो क्यों क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों कुछ घटाते हैं, हर चीज़ पढ़ेंगे। ठीक, तो आप अगर इस सेशन को अच्छे से सुनेंगे, पहले सुनो, ढंग से समझोगे तो हर चीज़ एकदम याद हो जाएगी। ठीक, तो देखो सांख्यिकी में क्या होता है, हर चीज़ किसकी होती है, डेटा की, डाटा या संख्याएं जो होती हैं। तो आपसे कोई पूछे डाटा क्या है, तो डाटा का मतलब कोई तथ्य हो सकता है या सूचना हो सकती है। ठीक, तो यहाँ डेटा है, डेटा का मतलब सिर्फ इतना है, डेटा का मतलब है फैक्ट या तथ्य या इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ समझने के लिए, आपसे कभी 10th में नहीं पूछा जाएगा, ना किसी क्लास में नहीं पूछा जाएगा कि डेटा मतलब क्या होता है। ठीक, अब देखो जैसे हम डेटा आपको दे दें, जैसे हमने नंबर लिख दिए 2, 3, 5, 5, 8, 10, ठीक, और लिख लो 15। बस इतने नंबर आपको लिख दिए हमने। ठीक, अब समझो, अब इन नंबर को देख के आप क्या कह सकते हो। इन नंबर को देख के क्या कहने का मतलब क्या है कि इन नंबर्स के बारे में क्या बता सकते हो, आप क्या क्या बता सकते हो। देखो आप ये बोल सकते हो कि इन नंबर में जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, मिनिमम वैल्यू वो क्या है, 2। तो आप पता कर सकते हो मिनिमम वैल्यू 2 है। और क्या पता कर सकते हो, वो बता सकते हो कि जो तुम्हारा डेटा दिया है उसमें सबसे अधिक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 15। ठीक, मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू कितनी है इसमें, 2, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें कितनी है, 15। तो देखो कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है ना, तुम्हारे पास पूरा डेटा है। तो तुम ये बता सकते हो कि 2 से शुरू होता है और 15 तक जाता है, 2 से 15 तक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि इस डेटा की रेंज कितनी, रेंज मतलब वो बोलते हैं परास, रेंज या परास। तो आप बता सकते हो रेंज 2 से जाके 2 से शुरू होती है, 15 तक जा रही है। ठीक है, तो रेंज क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटा दो। अधिक से 15, 15 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। इससे सिंपल तो कुछ नहीं होगा, नहीं। ये तुम्हारे पास डाटा है, ये इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या तुम्हारा रेंज निकल आए। अब यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है, टेट, सुपर टेट के पेपर उठाओगे तो कई बार डेटा दे देगा, फिर आपसे पूछेगा इस डेटा की रेंज बताओ। तो रेंज कितनी आसान है, क्या करना है, सबसे मिनिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, उसमें से हटा दो तो क्या निकल आएगी तुम्हारे पास, रेंज। और देखो, और इस डेटा से क्या देख सकते हो तुम, और इस डेटा का तुम एवरेज निकाल सकते हो। नहीं, एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत, औसत पढ़ा होगा तुमने, कभी पढ़ा होगा 6 में, 5th में, 6। कैसे निकालते हैं औसत, औसत क्या करते हैं, पदों का जोड़ बचते पदों की संख्या। ठीक, जितने टर्म्स है ये सबका सम कर लो, बाद में नंबर टर्म से डिवाइड कर दो, एवरेज निकाल लोगे। और जो एवरेज होता है वही क्या होता है, मीन। और क्या निकाल सकते हो, मीडियन, मीडियन क्या होती है, मध्यिका। मोड निकाल सकते हो, मोड क्या होता है, बहुलक, ये होता है बहुलक। ठीक है, मोड होता है बहुलक, मीडियन, मध्यिका, ये सब निकाल सकते हो। तो अब ये क्या चीज है, ये देखो, ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए है, वो इस डेटा के लिए तो है। अब ये भी निकालोगे तो ये भी एक क्या आएगा, डेटा ही आएगा। नहीं, तो इस जो डेटा आएगा उसको बोलते हैं हम मेटा डेटा। चाहे इसको चाहे हिंदी में पढ़ोगे चाहे अंग्रेजी में पढ़ोगे, बोलते ही नाम एक ही है,
मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। इस डाटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन डेटा से निकालेंगे वो होता है मेटा डेटा। और जो हमारे सिलेबस में पढ़नी है हमें, वो देखो रेंज तो सिंपल होती है, हमें एवरेज या मीन, मीडियन, मोड, ये हमारे 10th क्लास में यही हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। हमने डेटा समझ लिया और हमने समझ लिया मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब क्या होता है कि उस डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा अब अगले टर्म समझते हैं प्राइमरी डेटा, सेकंड डेटा, अनग्रुप्ड। ठीक है, ये सब समझेंगे इस चीज़ से हम। अब आप सोचोगे ये क्या चीज़ लिखी है हमने। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये मैंने क्या लिखा है। तो ये समझो कि तुम्हारे गांव में कोई टीम आती है, वो चेक करती है, वो 20 आदमी बुलाती है। ठीक है, अब वो पूछती है कि तुम्हारी एजुकेशन कितनी है, तुम कितने कितने पढ़े लिखे हो। ठीक, तो मान लो पहले उसने एक आदमी उठाया, उससे पूछा कितने पढ़े लिखे हो, तो उसने बोला कि मैंने एमएससी किया हुआ है, एमए किया हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या किया? मास्टर किया हुआ है। एमएससी एमए कुछ भी किया है, उसको मास्टर किया है। और इसने बीएससी वगैरह की है, बीए की है, तो उसने क्या किया? बैचलर किया हुआ है। तो पहले व्यक्ति के पास गए, उसने देखा, उसने क्या किया है? एमएससी किया हुआ है। दूसरे वाले ने मान लो बीएससी बैचलर किया हुआ है। दूसरा वाला जीरो मतलब कुछ नहीं पढ़ा लिखा। फिर एक पढ़ा 5 तक, एक ने 10th किया हुआ है, एक ने 12th किया हुआ है। ये तो इनकी हाईएस्ट एजुकेशन है। फिर बैचलर, फिर किसने 12th किया हुआ है, फिर 10th तक किया हुआ। तो ऐसे सबकी चीज़ है। तुम्हारे पास कोई गांव में लोग आए, टीम, सरकारी टीम आती है, तो उसने ये डाटा इकट्ठा किया, तो इस डाटा को क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। कोई व्यक्ति खुद जाए और खुद जाके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करे, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। ठीक, अब क्या करते हैं? सेकेंड डेटा समझते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि इनको क्या अनग्रुप ग्रुप डेटा क्या होता है। अब देखो ये ऐसे लिख के इन्फॉर्मेशन किसी अगर कोई ऑफिसर होगा उसको दे देगा ना, तो ऑफिसर को ये अच्छी नहीं लगेगी इन्फॉर्मेशन। वो क्या बोलेगा कि ऐसे कब तक देखेगा वो। तो अब वो क्या करेगा कि ऐसा ऐसा करो कि इससे कुछ थोड़ा अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाओ। तो मीनिंगफुल का मतलब है वो ये बोलेगा देखो ये बताओ कितने लोगों ने एमएससी किया हुआ है, तो कितने लोगों ने क्या किया हुआ है? मास्टर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें चेक करो, एम किसी ने किया हुआ है 1 और 2, तो उसने बोला कि सिर्फ भाई 2 लोगों ने मास्टर किया। तो बोलेगा बताओ बैचलर कितने ने किया हुआ है। तो यहाँ से देखोगे 1 भी मिल गए, 2, 3, 4, तो बोलेगा बैचलर 4 लोगों ने किया हुआ है। फिर उसके बाद 12th बताओ कितने लोगों ने किया हुआ है। यहाँ से देखोगे तो 1, 2 लोग सिर्फ 12 पास। ठीक है, फिर 10th क्लास कितने पास है? तो यहाँ से देखोगे 10th क्लास में 1, 2, 3, 4 लोगों ने 10th किया हुआ है। 5 कितने लोग पढ़े हुए हैं? 1, 2, 3, 4 लोग 5 तक पढ़े। और फिर चेक करना है कि अनपढ़ लोग कितने हैं। तो 1, 2, 3 लोग कैसे हैं मेरे? अनपढ़। ठीक है, तो अब देखो अगर वो ये इन्फॉर्मेशन अगर देगा तो ये इन्फॉर्मेशन उनको ज़्यादा सही लगेगी। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? रो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन हुई मेरी, इसको मैंने क्या कर दिया? इसके वर्ग बना दिए। वर्ग का मतलब मास्टर और बैचलर को मान लो हायर स्टडी किया है। ठीक है, 12th और 10th को मान लो चलो कोई मीडियम पढ़ा लिखा है, 5 वाले को पढ़ा लिखा है और 0 वाला मेरा क्या हो गया? अनपढ़। तो मैंने क्या कर दिया? इस पूरे डेटा में वर्ग बना दिए। नहीं, वर्ग का मतलब किसने मास्टर किया हुआ है, किसने बैचलर, किसने 12th। तो ये मेरा डेटा कैसा था? अनग्रुप या अवर्गीकृत। कैसा था? अवर्गीकृत। इसको मैंने क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया। इसका मतलब ये मेरा कैसा था? अनग्रुप डेटा, और ये मेरा क्या हो गया? ग्रुप डेटा। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो समझ में आ गया। अनग्रुप डेटा का मतलब ये है कि एकदम कच्ची इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और ग्रुप डेटा का मतलब क्या है कि उसी इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे से उसमें अरेंज कर दो, जिससे क्या है कि ग्रुप बन जाएंगे तो बहुत आसान होगा। आपको आराम से बोल सकता है कि इस गांव में मास्टर डिग्री 2 लोगों ने किया, वो यहाँ पर उसे ढूंढनी पड़ेगी जाके। ठीक, अब क्या होगा? अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, जब यहाँ एमएलसी वगैरह के चुनाव होते हैं तो उन चुनाव में क्या होता है? वही लोग वोट देते हैं जिन्होंने या तो बैचलर किया हुआ है या फिर एमएससी किया हुआ है। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट?
जैसे ये डेटा तुम्हारे गवर्नमेंट पास पहुंच जाएगा, सर्वे वाले ले जाते हैं, तो वो इस डेटा को उठा लेगा इस गांव से कि बैचलर से ऊपर कितने कितने ये लोग मास्टर, और ये 4 और 2 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के पास क्या आ जाएगा, वोटिंग आईडी कार्ड आ जाएगा और ये लोग वोट कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस डेटा को यूज किया। तो अब आप बोलोगे क्या गवर्नमेंट तुम्हारे घर आई थी चेक करने कौन कौन पढ़े लिखे हैं? नहीं आई। तो वो क्या करते हैं, और डेटा होता है ऑलरेडी उसको यूज कर लेते हैं। तो उसको जो डेटा को पहले से रखा होता है उसको यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। तो ये तुम्हारा हो गया प्राइमरी डेटा, ये हो गया तुम्हारा जो रखी हुई वैल्यू हो गई जो गवर्नमेंट यूज करेगी, इसको क्या होगा बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। समझ में आ गया? अब देखो इस टेबल से कितनी समझ में आ गई मेरे पास, प्राइमरी डेटा समझ में आ गया, कलेक्ट किया, सेकंड डेटा समझ में आ गया, डेटा को ऑलरेडी इकट्ठा हुआ है उसको यूज करना। अनग्रुप का मतलब क्या है, ये रहा, ठीक है, ग्रुप, उसमें ग्रुप बना दो, वर्ग बना दो, ठीक है। तो हमने 4 ग्रुप बना दिए, 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 ग्रुप बना दिए हमने, मास्टर, बैचलर, 12th 10th 5th 0। अब चाहो 3 बनाना चाहते हो तो बना दो कि हायर एजुकेशन वाले, मिडिल एजुकेशन वाले और 5 से कम वाले, 3 वर्ग बना दिए, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बारंबारता, कौन सा टर्म ज़्यादा आया। देखो ये 2 बार आया तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये 4 बार आया इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी वर्ग बना के एक टेबल में लिख देना, तो ये क्या हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्लास 10th में क्या है, क्लास 10th की जैसी एग्जाम्पल, जैसे ही आप अगर बुक खोलोगे तो सबसे पहले उसमें दिया हुआ है मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे ये टॉपिक पढ़ते हैं 10th क्लास के। तो चलिए अब पढ़ते हैं जो भी हमारे 10th क्लास में दिया हुआ है। 10th क्लास में क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य दिया हुआ है, मध्य का दी हुई है, बहुलक दिया हुआ है, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, मोड का मतलब होता है बहुलक। तो अब ये बताओ इनको क्यों पढ़े, पढ़ने से कुछ फ़ायदा है क्या? क्या हमारा कुछ एक एग्जाम्पल बता सकते हो यहाँ इनका कुछ यूज होता है, बहुलक का कहाँ यूज होता है, मीन का कहाँ यूज होता है, मीडियन का कहाँ यूज होता है, ठीक। तो कुछ तो पता हो ना हमें, तभी तो पढ़ें, तभी पढ़ने में इसको अच्छा लगेगा। तो देखो अगर आप क्या करो, अगर एक फ़ोन को बहुत दिन से आप यूज कर रहे हो, ठीक, तो आप अगर उसमें गाने सुनते हो तो गाने में देखोगे वो तुम्हें लिख देगा फेवरेट सॉन्ग तुम्हारे कौन कौन से। तो उसको कैसे मालूम पड़ा मेरे फेवरेट सॉन्ग कौन से? तो वो क्या करता है, वो देखेगा कि जैसे आपने गाने सुने तो वो गाने की लिस्ट बनाता रहता है कि ये गाना आपने एक बार सुन लिया, फिर दोबारा सुन लिया तो 2 बार सुन लिया, तो उसके पास सब रहेगा कि ये गाना आपने 20 बार सुना है, कि ये गाना आपने 10 बार सुना है। तो वो क्या करेगा, निकाल देगा बहुलक कि सबसे ज़्यादा बार आपने कौन सा गाना सुना, उसको रख देगा टॉप पे। तो आपको ये समझ में आ गया कि बहुलक का मेरा यूज क्या होता है। तो आप जैसे चलाओगे, मेरा फेवरेट सॉन्ग चलाओ तो आपका वो गाना चला देगा तुम्हारा फ़ोन होगा जो आपने सबसे ज़्यादा बार सुना होगा। तो ये किसका यूज हो गया, ये हो गया बहुलक का यूज। और क्या करोगे, अब मैं कहूँ कि औसत का यूज क्या है, मीन का यूज क्या करेगा। अब देखो जैसे ही आप कोई भी गाना सुनते हो, अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल थोड़ा गाने वाले लिया है तो चलो गाने पे समझा देता है, ठीक। अभी आप कहोगे जैसे आप गाना सुनते हो तो हर गाने क्या होते हैं, फ्रिक्वेंसी या पिच अलग अलग होती है ना, किस टेम्पो में गाना चलता है, टेम्पो अलग होता है। तो किसी को कोई टेम्पो पसंद आता है, ठीक है, मान लो किसी को 150 फ्रिक्वेंसी वाला समझ में आ रहा है, ऐसे ही नंबर मान लो, ठीक है। किसी को 160 वाला पसंद आ रहा है, किसी को 170 वाला आ रहा है। तो अब वो क्या करेगा, जैसे आप सुन रहे हो गाना, तो आपको कंप्यूटर को तो नहीं पता पहले, वो क्या देगा आपने कौन से गाने ज़्यादा सुने, उसे लग रहा है कि आप 155 160 बस इसी रेंज में सुनते हो, 170 से 160 तक की रेंज में गाना सुनते हो हमेशा। और गाने भी होंगे और टेम्पो वाले, लेकिन आप जो ज़्यादातर सुनते हो वो इस टेम्पो गाने सुनते हो, 170 से 160 तक, 170 60 तक। तो अब वो क्या करेगा, फ़ोन इन सब का औसत निकाल लेगा, मान लो 150 आ गया, तो 150 के आसपास 51 52 53 या थोड़े थोड़े कम वाले जो भी टेम्पो के और गाने होंगे जो आपने नहीं सुने, वो गाने क्या करेगा आपको लिस्ट में डाल देगा, उसमें दिखा देगा सजेस्टेड सॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि ये गाने भी आपको अच्छे लग सकते हैं, तो आप सुनोगे आपको अच्छे लगेंगे, आप बोलोगे ये इसको फ़ोन को कैसे पता है कि मुझे ये गाने अच्छे लगेंगे। तो उसने क्या किया, उसने जो भी आप गाने सुनते हो सबका एवरेज निकाला और एवरेज के आसपास टेम्पो वाले गाने आपको दे दिए। तो ये किसका यूज हो गया, ये हो गया मीन का, ठीक है। चलो पहले समझ अब पढ़ते हैं, और जब ये सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी 10th की, उसके बाद पढ़ेंगे और इसके यूज क्या क्या होता है, ठीक। तो पहले क्या पढ़ते हैं हम, मीन समझते हैं,
और हमारी क्लास 10th की पहली एक्सरसाइज इसी पर ही है। तो पहले क्या करते हैं, 5-10 मिनट में हम इसको समझते हैं मीन क्या होता है। उसके बाद में तुम्हारी जो एक्सरसाइज के कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कौन से एग्जाम्पल होंगे, वो समझेंगे। ठीक, चलो। तो मीन का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ टर्म्स बट्टे नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। चलो अब देखो, सबसे बेसिक तो यही लिख लेते हैं, 1 2 3। मैं कहूँ इसका औसत निकालो, औसत निकालो या माध्य निकालो, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म का मतलब इन सबको सम करोगे, 1 + 2 + 3 अपॉन कितने टर्म है, 1 2 3, तो इसको जोड़ो तो 3 और 2 5 6 हो जाएगा, 6/3 2 हो जाएगा। ठीक है, आसान है बिल्कुल। और भी क्वेश्चन होंगे, आप सब क्वेश्चन निकाल लोगे आराम से। क्या करोगे, पदों को जोड़ लो, जितने पद हैं उससे डिवाइड कर दो। ठीक, अब देखो, अब समझते हैं एक चीज। अगर मैं क्या करूं, इन पदों में कोई एक नंबर ऐड कर दूं, कुछ भी ऐड कर दूं जो मेरा मन करे। चलो पहले मान लो 10 ऐड कर देता हूं। तो जैसे ही इसमें 10 ऐड करोगे, तो 10 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, मेरा पहला टर्म मेरा 11 हो जाएगा, ये मेरा 12 हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि इसका औसत निकालो, तो कैसे निकालोगे आप, कितना ऐड किया मैंने, 10 ऐड किया, ये याद रखना, 10 ऐड किया, तो ये मेरे 11 + 12 + 13 बट्टे कितने पद हैं ये, 1 2 3। ठीक, अभी मेरा कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो तुम देखो, ये हो जाएगा मेरा 36, 11 12 23 और 36/3। ये डिवाइड करो, क्या आ जाएगा मेरे पास, 12। अब तुम एक चीज देखो, 1 2 3 का माध्य मेरा 2 था। मैंने जैसे इधर क्या किया, हर एक पद में कितना ऐड किया, 10 ऐड कर दिया, तो मेरा जो मीन वैल्यू आई उसमें भी 10 ऐड हो गया। नहीं, यहां जैसे ही मैंने 10 10 इसमें जोड़ा, एक में जोड़ा 11, क्या गया, हर एक पद में 10 जोड़ दिया, तो इधर जो माध्य आया उसमें मेरा कितना हो गया, 10 मेरा जुड़ गया। अब देखो, जोड़ना हो चाहे घटाना हो एक ही बात होती है इसमें। तो जो अगर यहाँ पर -10 करोगे तो और नंबर आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन को कई कंपटीशन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। एएमयू में तो कई बार क्वेश्चन पूछता है 11th में, ये बोलेगा कि अगर किसी को दे देगा पद या किसी डेटा बोल देगा कि किसी के हर एक पद में कोई नंबर x जोड़ दिया जाता है, तो इसके माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब तुम समझ गए, x नंबर को चाहे जोड़ दो या घटाओ, अगर आप जोड़ोगे तो उसके माध्य में x जुड़ जाएगा, और घटाओगे तो उसके माध्य में से x घट जाएगा। कैसे समझेंगे, देखो समझा एग्जाम्पल। हमने क्या किया है, इसमें क्या किया, 1 2 3 का औसत मेरा 2 था, सब में मैंने 10 10 जोड़ दिया, तो मेरे पास औसत कितना आ गया, मेरा 12 आ गया। अब इसी चीज को मान लो यहाँ से समझ लो, अगर इसको उल्टा समझना है, घटाने वाला, देखना 11 12 13 का औसत 12 है। अब मैं क्या करूं, हर टर्म में से 10 को घटा दूं, 10 माइनस कर दूं सब में से। जैसे 10 माइनस करोगे, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसका औसत निकालोगे तो औसत कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 3 का 2 आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, इसका मतलब ये है कि अगर मैं किन्हीं पद में से एक फिक्स संख्या घटा देता हूं, तो जो मेरा औसत आएगा 2, वो क्या आएगा कि माध्य में से वही पद घटा दो। अब इसी चीज को देखो लिख लेते हैं अच्छे से, और फिर इसी का बनाएंगे एक फॉर्मूला। नोट करके लिख लेते हैं, कई बार पूछ लेगा। ठीक है, तो किसी डेटा के या किसी बंटन के बोल देगा। ठीक है, किसी बंटन के सभी पदों में x जोड़ दें या घटा दें। ठीक है, x नंबर है कोई, उसको हर एक टर्म में या जोड़ दें या घटा दें, तो उस डाटा का माध्य, उस बंटन का माध्य
एक्स ज़्यादा या कम हो जाता। ये अब आप सोचोगे क्या चीज़ है, ठीक है। इससे हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाएंगी या कठिन हो जाएंगी। आप देखो, अब जैसे ही मैं आपसे बोलूँ कोई नंबर है मेरे पास 100, ऐसे बोल, चलो नंबर लिखते हैं भाई 98, 99, 100, 101, 102। अब मैं कहूँ कि इसका क्या करो, एवरेज निकालो, ठीक। जैसे मैं आपसे कहूँगा इनका एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे, सब कुछ ऐड करोगे ना, 98, 99, 100, सबको लिखोगे, पदों का जोड़, पदों की संख्या। तो कैलकुलेशन कैसी होगी, थोड़ी टफ रहेगी। मैं बोलूँ एक काम करो, हर एक टर्म में से 100 घटा दो। याद रखना कितना घटाया मैंने, 100। 100 घटाओगे यहाँ पर 98 में 100 जाएगा, -2 बचेगा। 99 में से जाएगा तो -1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1, ये 2। इन सबको ऐड करो, ये कितना बचा, 0। 0/5 क्या आ गया, 0। अब जो तुमने घटाया वही क्या करो, यहाँ पर घटा दो, ठीक है। ये आया तुम्हारा 0। अब हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि अगर जो वैल्यू पद में से घटा दोगे वही इसके माध्य में से घट जाएगी। इसका मतलब जो माध्य होगा इसमें आगे ऐड कर दो, जितना घटाया है, 100 घटाया है, तो 100 अगर ऐड कर दोगे तो इसका क्या आ जाएगा, माध्य। तो इस पूरे का माध्य कितना आ गया, 100। एक बार और समझते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करके और समझते हैं, फिर लिखते हैं इस चीज को। ठीक, चल सिंपल समझते हैं, समझ 10, 20, 30। ठीक है, मान लो एक छोटा बच्चा कर रहा है, अभी आप तो तुरंत ऐड कर दो, वो तुरंत नहीं ऐड कर पाएगा। वो क्या करेगा, सब में से 10 घटा देगा, 10 घटाएगा तो 0, 10, 20। ऐसे ये एग्जाम्पल लेते, और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमने 10, 11, 12। मैं कहूँगी इसका औसत निकालो, ठीक। एक तरीका ये है कि आप क्या करो, सिंपल जोड़ दो इसको। लेकिन दूसरा क्या है, चलो इसमें क्या करो, 10 घटा दो। जैसे 10 यहाँ से घटाओगे तो इसका जो मीन वैल्यू होगी, मान लो x मीन होगा, x में से क्या होगा, 10 घट, जो आंसर आएगा वो 10 घट के आएगा नीचे। तो ये वाली वैल्यू मेरी x - 10 होगी, जो भी यहाँ से घटाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरी 0 आ जाएगी, 10 घटाओगे तो ये 11 में 10 गए तो 1 बचेगा, 12 में 10 गए तो 2 बचेगा। ये सिंपल हो गया मेरा। अब 1, 2, 3 जोड़ो इसको, 0 + 1 + 2/3, 3/3, 1 आ गया। अब जो वैल्यू 1 आई, ये या तो क्या करो, x - 10 = 1 रख दो, x = 11 हो जाएगा। या फिर जो वैल्यू आती है उसमें जो आपने घटाया वो जोड़ दो, बस आपने 10 घटाया था वो आपको जोड़ दो। ठीक, आई समझ में बात। चलो एक और समझते हैं इसके साथ, फिर आपके जो भी फॉर्मूले हैं वो समझते हैं। एक चीज ये समझते हैं, 100, ठीक है, 400, 500, 700, ये हम ऐसी वैल्यू क्यों ले रहे हैं, ठीक है। ऐसी वैल्यू इसलिए ले रहा हूं कि जिससे क्या करते हैं, कैलकुलेशन अभी सिंपल लगे। अब मैं बोलूंगा चलो इनका निकालो औसत। एक तो तरीका यही है, वही सेम वाला, सबको जोड़ो घटाओ। अब मैं क्या करूं, जैसे मैंने अभी पढ़ा था जोड़ना घटाना। अब मैं अगर एक काम करूं, इसमें भाग दे दूं, हर एक पद में अगर मैं 100 का भाग दे दूं, कितने का भाग दे दूं, 100 का। तो देखो 100 का भाग दोगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ दोगे 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। अब इसका औसत निकालोगे तो जोड़ दो, 1 + 4 + 5 + 6, 6 और 5 11, 15, 16/4, 4 आ गया। अब जिस चीज से तुमने डिवाइड किया था उससे गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 400। तो इसका औसत कितना आ जाएगा मेरे पास, 400। ठीक, तो हमने क्या हुआ, हमने अब तक 2 चीजें पढ़ी। 2 चीजें क्या पढ़ी, अगर किसी संख्या को घटा दो सभी पदों में से, जो संख्या बचती है उनका औसत निकाल के जो घटाई है वो जोड़ दो, तो हमारा औसत एकदम सही आ जाएगा। किसी संख्या से अगर डिवाइड कर दो, फिर जो बची है उनका अगर औसत निकालो, फिर बाद में उस संख्या से गुणा कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वही जो औसत होगा एकदम करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ये सब करते क्यों हैं हम,
ये करते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाए। चलो अब देखते हैं फॉर्मूले क्या होते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर हैं, ठीक, एक्स आई, ठीक है, ये नंबर लिखने का मतलब ये होता है x1 2 3 ऐसा ना, x1 x2 x3 x4, इसका मतलब कोई नंबर है, ये 10 12 14 15 16, इनका अगर औसत निकालोगे, x पे ऐसे बार लगाने का मतलब होता है औसत। तुम क्या करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इन सबको क्या करोगे, जोड़ दोगे और नीचे क्या लिख दोगे, कितने हैं ये, ठीक है, x1 x2 x3, नंबर कितना है इनका, नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो अगर ये एक एक बार आए हुए हैं तो ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मान लो ये हमारा लिखा हुआ है किसमें, फ्रीक्वेंसी टेबल में बारंबारता साड़ी लिखी हुई है, तो तब कैसे लिखेंगे वो एक बार समझ लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे सारे फॉर्मूले। देखो मान लो x1 मेरा टर्म है, वो आया है मेरा f1 बार, f1 मतलब ये फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बारंबारता, ठीक। x2 मेरा टर्म है, मतलब दूसरा पद जो है वो मेरा f2 बार आया। और ऐसे जब आप बुक में जाओगे तो वो क्या करेगा, वैल्यू देगा इनकी, जैसे मान लो 10 अगर 5 बार आया है, 20 अगर 3 बार आया है, ऐसे ही x3 मेरा है वो आया है मेरा f3 बार। चल अगर मुझे इनका औसत निकालना है तो कैसे निकालूंगा, देखो जैसे नंबर दिया मेरा 1 1 1 2 2 3 3, अब मैं कहूँ कि इनका औसत निकालो, तो आप क्या करोगे, पहले पदों का योग करोगे, नहीं, एक मेरा 3 बार आया है तो या तो एक एक को 3 बार जोड़ो या 3 में गुणा कर दो, एक का 1 गुणा 3 जोड़ आ जाएगा, ये 2 गुणा 2, ये 3 गुणा 2, कोई पद जितने बार आया है उसका गुणा कर दो तो उतने बार का क्या निकल आएगा, जोड़ निकल आएगा। 3 2 बार आया, 3 दूनी 6, ऐसे ही इनका x1 मेरा अगर f1 बार आया है तो मैं अगर इनका गुणा कर दूं, ठीक है, इनका गुणा करोगे तो आ जाएगा मेरा x1 f1, ये क्या आ जाएगा, जितने भी x1 होंगे सबका जोड़ आ जाएगा, नहीं, जैसे मान लो 3 मेरा 4 बार आया है कहीं, 3 3 3, जब मैं औसत निकालूंगा इसको जोड़ूंगा 4 बार, 3 और 3 6 और 3 9 3 बार है, और या फिर क्या करो 3 गुणा 4 कर दूं मैं तो जोड़ ही आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करने का मतलब क्या होता है, इसका जोड़ आ जाएगा x1 f1, इन दोनों गुणा कर दोगे x2 f2 तो इसका जोड़ आ जाएगा, x3 f3 कर दोगे तो ये जोड़ आ जाएगा। अब मान लो ऐसे जोड़ आ गया, ये भी जोड़ आ गया, ये भी जोड़ आ गया, ये भी जोड़ आ गया। अब हमें औसत निकालने के पदों का जोड़ जितना सबका निकालना होता है ना, तो ये प्लस ये इन सबको जोड़ दो। अब देखो जो जोड़ होता है उसका फॉर्मूला ऐसे है सम, इसका मतलब क्या होता है, सम। तो हमें क्या करना है, सम करना है किसका, जितने भी नंबर है, यहां तो संख्या है लेकिन सबका मतलब ऐसे करना है एक्स आई इंटू एफ आई, ठीक है, इन सबको क्या किया, जोड़ दिया। अब ये क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने बार पद आए, तो यहां देखो पद गिनोगे तो 1 2 3, ये 3 बार आया था, ये 2 बार आया था, ये 2 बार आया था, जोड़ो 3 2 5 और 7, इसका मतलब कितने बार आए हैं, बार का मतलब बारंबार था, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को जोड़ लो, इस चीज को जोड़ लो तो मालूम पड़ जाए कितनी बार आया है ये, तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब वही औसत का फॉर्मूला, औसत एक्स बार करके लिखते हैं, ठीक है, पदों का जोड़ कितना है मेरा, ये सिग्मा एक्स आई एफ आई, पदों की संख्या कितनी है मेरी, सिग्मा एफ आई, तो ये मेरा क्या हो गया, एक बेसिक फॉर्मूला हो गया एवरेज का। इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, क्यों कम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन होती है ना, कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है, बड़े बड़े गुणा करने पड़ते हैं मुझे, ठीक। तो फिर इस कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमने 2 चीज़ पढ़ाई है आपको, कोई चीज़ घटा दो तो जो संख्या आएंगी उसका एवरेज निकाल के वो संख्या जोड़ दो, औसत आ जाएगा, या किसी का डिवाइड कर दो, किसी का डिवाइड कर दोगे और फिर जो बचेंगे पद उनका औसत निकाल के जो जिसका डिवाइड किया उसको गुणा कर दो। देखो अब वो समझते हैं, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं तुम्हारे पास,
इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसे यूज करने का। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट मेथड। तो पहले इस मेथड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन लेंगे हम और हर एक मेथड से उसी सेम क्वेश्चन को करेंगे, फिर आप खुद बताना है कौन सा मेथड हमारा अच्छा है, ठीक है। चलो पहले इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तब तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक। फिर क्या करेंगे, जो मेथड हमने पढ़ा है, अभी हमने कौन सा पढ़ा है, डायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष मेथड। और इस मेथड को हम सबसे कम यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन मेथड है तो इसको समझ लेते हैं कैसे करना। तो इसने क्या दिया है, इसने दिया है कि महिला शिक्षकों का प्रतिशत और उनके राज्यों में संख्या कितनी कितनी। तो एक चीज़ चेक करो, देखो ये क्या दिया है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45। तो अब हमने डाटा पढ़े थे, कौन से, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, मतलब वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो इसने क्या किया है, ये इनको वर्ग बना दिया ना, क्लास बना दिया। 15 से 25 तक एक बना दिया। इसने बोला 15 से 25% में 6 संख्या थी। अब 15 से 25 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, 16, 17, कोई 16 मिला होगा, कोई 17% होगा कहीं, ठीक है। एक राज्य में 17 मिला होगा, एक में 20 मिला होगा, किसी में 24 मिला होगा। तो 15 से 25 वाले राज्य हैं वो कितने हैं, 6 राज्य। अब आप बोलोगे जब 6 राज्य, जब मैं गुणा करता था यहाँ तो मेरा एक पद होता था ना x, यहाँ तो मेरा 15 से 25 तक है, तो यहाँ तो नहीं, यहाँ इसका गुणा किससे करूँगा मैं, ठीक। तो यहाँ क्या करते हैं, फिर इसका औसत ले लेते हैं, ठीक। और इसका मतलब एक बीच की वैल्यू उठा लेते हैं इसकी, कि मान लो कि 16 भी रहा होगा, 21 भी रहा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं इसके बीच में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक क्लास है, ठीक है, यह मेरा वर्ग है, इसकी बीच की जो वैल्यू लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क कैसे निकालोगे, 15 25 के ऐसे देखोगे तो बीच में 20 आ जाएगा। तो 20 को अगर मुझे निकालो कैसे, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला तो जरूरत नहीं पड़ती याद करने की, लेकिन अगर निकालो तो क्या करोगे, तुम्हें पता है कि ये मेरी क्या है, लोअर वैल्यू 25, दोनों का अंतर कितना है 10। तो दोनों का अंतर निकाल कर जो मेरी लोअर वैल्यू उसमें जोड़ दो, तो 15 में जोड़ दोगे 20 आ जाएगा, ठीक। चलो तो अब मेरा जो मुझे गुणा करना है, बुक इसमें तो करना नहीं, वो करना है क्लास मार्क में, ठीक है। उसी को बोलता हूँ पद में, तो मेरा यहाँ xi मान लो उसको, ठीक है, या इसको क्लास मार्क लिख देंगे, या इसको वर्ग चिन्ह लिख सकते हो। तो देखो ये कितना आएगा बीच में 20, एक 30, 40, 50, 60, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 70, ये आ जाएगा मेरा 80। बस इजी हो गया। अब क्या करना है, ये संख्या है मेरी ना, संख्या का कितने बार आई, ये भी होगी मेरी फ्रीक्वेंसी xi इंटू fi। अब क्या करो, इसका गुणा कर लो, गुणा करोगे तो ये मेरी xi का fi में गुणा कर दो, गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, ये मेरा 120 आ जाएगा, 11 तिया 33, 330 आ जाएगा, 7 चौक 28, 280 आ जाएगा, 4 पंजे 20, 200 आ जाएगा, ठीक है। 6 चौक 24, 240 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा, और 8 1 का 8 ही मेरा 80। अब मुझे क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत मैंने क्या बोला, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो ये क्या होता है मेरा सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा करके बोलते हैं। चलो यहाँ लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो, सिग्मा fi इंटू xi, मतलब fi xi जो गुणा किया मैंने, इन सबको जोड़ दो, ठीक है, इन सबको जोड़ो। तो ये जो एग्जांपल लिया है मैंने वो एनसीईआरटी एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहीं से लिख देता हूँ कितना जोड़ आएगा इसका। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आएगा तुम्हारा 1390, ठीक है। आप ऐड करके देख लेना कितना आएगा, 1390। अब ये मेरी क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसको अगर ऐड करोगे सिग्मा fi, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड करोगे तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 35, ठीक है, 35 इक्वल 6 17 7 24 4 28 4 32 35। अब आप निकालो एवरेज, तो x एवरेज निकालोगे, सिग्मा fxi पदों का जोड़ 1390 बट्टे 35, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर लो, और डिवाइड करोगे तो ये मेरे पास ये एनसीईआरटी का मैथ है, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी 39.71।
ठीक, ये तुम्हारा आंसर। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, अगर उसमें कुछ भी लिखा नहीं आता, ठीक, कैसे करना है, तो क्या करोगे आप, इसको ऐसे गुणा करो और ऐसे कर दो। कैलकुलेशन इसकी सबसे ज़्यादा होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट मेथड। अब देखो इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, दूसरे तरीके से करते हैं। उस मेथड का नाम क्या है वो अभी बताएंगे आपको, ठीक है। पहले जो हमने समझा है बस वो समझना, ठीक है। हमने आपको एक चीज बताई थी, अगर क्या करो, जो भी पद है, ये हमने क्यों मिटा दिया, ठीक है, इसको तो लिखा रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, ये हमारा एक्स है। अब हमने आपको क्या बताई थी, एक चीज बताई थी, यही तो पद है मेरा 20, 30, 40। हमने बताया था कि अगर इन पदों में से कोई संख्या घटा दो, कोई संख्या घटा के जो चीज बचे, तो देखो कौन सी घटानी है, एक काम करते हैं, चलो हमें इसमें से कोई नंबर डी घटा देते हैं, ठीक है। डी का मतलब एक बीच की वैल्यू ले ली हमने 50, इन सबको घटा दो। एक नंबर ले लिया हमने, उसको तुम्हारे जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें डी बोलते हैं, लेकिन हमने यहाँ 50 ले लिया। अब क्या करो, 50 को घटा दो, 20 में से 50 घटाओ कितना आएगा, -30। 30 में से 50 घटाओगे -20। 40 में से 50 घटाओगे -10। 50 में से 50 घटाओगे 0। 60 में से 50 घटाओगे 10। ये 20 बचेगा, ये तुम्हारा 30 बचेगा। ये क्या लिखा, ये आपने क्या किया, जो तुम्हारी वैल्यू थी xi, इसमें से एक नंबर घटा दिया। ये हमने क्या बोल, इस नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, डी। तो अब हमने आपको पढ़ाया था कि अगर किन्हीं पदों में से हर एक पद में से एक नंबर घटा दो, तो उसका जो औसत आएगा उसमें वही नंबर अगर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एग्जैक्ट औसत आ जाएगा। तो अब मेरे पास पद तो मेरे ये आए ना, ये, तो अगर मैं इसका औसत निकाल लूँगा और इसका औसत निकालने के बाद में जो औसत आए उसमें ये नंबर जोड़ दूं डी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट औसत आ जाएगा जो मेरा चाहिए था। तो चलो पहले इसका औसत निकालते हैं फिर। तो अब देखो, अब अपने नंबर घटा दिया, नंबर, ये काम करते क्यों हैं हम, ये करते हैं जिससे हमारी क्या हो, कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ईजी कैसे हो कैलकुलेशन, तो इसको तो भी भूल जाओ, यहाँ करो 6 तिया 18, तो माइनस के 180, 11 दूनी 22, तो माइनस के 220, ठीक है। यहाँ करोगे 7, 7 माइनस के 70, 4, 0 ही आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 40, ये तुम्हारा 2, फिर ये 40, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 से गुणा करोगे तुम्हारा, ये तुम्हारा 30 आ जाएगा, ठीक। औसत हमें पता है पदों का, जो तो किसका करना है, इन्हीं का तो करना है मुझे। ये मेरे पास था क्या, ये मैंने क्या लिखा, ये मैं लिखा जो मेरा fi था, इसका गुणा किया मैंने किससे, xi माइनस डी से। इसको ऐड करो, देखो इसको ऐड करोगे 40, ये 30 और 40 70, 110 तो प्लस का हो जाएगा मेरे पास, ये नहीं, तो कुछ नंबर मेरे पास माइनस का आएगा, कितना आएगा लिख देते हैं ये, ठीक है। ये आएगा माइनस का 360, और ये तो मुझे पता है कितना है, 35। इनका औसत निकालो पहले, ठीक है, कितने का, xi माइनस डी, यही इनका औसत आएगा पहले तो निकल के, तो माइनस का 360 135, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करोगे तुम, तो ये तुम्हारे पास आएगा नंबर, देखो यहाँ से देखोगे 35 से ज़्यादा ही आ रहा है नहीं, तो ये आएगा 10.35 सेकंड, 35 करोगे, एक बचेगा तुम्हारे पास, 35 दहाई पूरी कर दो, ठीक है, 35 दहाई 350, 10 हो गया, फिर यहाँ 10 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 35 तिया तो ज़्यादा आएगा, 35 दूनी कर लो, ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ ये मैं, 29, ठीक है। तो ये तुम्हारी वैल्यू आएगी, किसकी आई है, नेगेटिव। अब बस हमने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर को इसमें से घटा दोगे,
जो औसत है उसमें नंबर जोड़ना पड़ेगा एग्जैक्ट औसत के लिए। एग्जैक्ट औसत निकालोगे तो या तो देखो ये डी यही इधर ही पहुंच जाएगा, या फिर तुम्हें बेसिक पता है तो -10.29 + 50। इसको जब यहाँ से करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ क्या आ जाएगी 39.71। यही हमारा पहले आया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बस समझने वाली बात क्या थी, फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। पहले हमने क्या किया, जो भी पद थे, ठीक है, xi माइनस डी, उसमें से एक निश्चित नंबर हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद में जो भी फ्रीक्वेंसी है उससे गुणा, इसका एवरेज निकाला। ठीक है, सिग्मा fi। जो भी नंबर माइनस कर दोगे एवरेज निकालोगे, तो एग्जैक्ट एवरेज निकालने के सही क्या करना है, वो नंबर वापस हमें जोड़ना पड़ेगा। तो वो नंबर हमने इसमें जोड़ दिया। वो नंबर जोड़ दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट मीन। इसको तुम्हारी किताब में नाम दिया हुआ है कल्पित माध्य। कल्पित का मतलब क्या गया, हमने अपनी तरफ से नंबर मान लिया, माध्य मान लिया, कल्पना कर ली कि ये इसका औसत होगा। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं इंग्लिश में अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, फॉर्मूला तुम्हें किताब में मिल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो मिल जाएगा, लेकिन ये क्यों घटा रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, वो समझना। अगर ये समझ जाओगे तो फॉर्मूला जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। हमने क्या होता है कि हर एक टर्म में से कुछ नंबर घटाओ और फिर उसका एवरेज निकालोगे, तो जो एवरेज निकलेगा उसमें वही नंबर जोड़ दो, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। या जैसे किन्हीं पदों के प्रत्येक टर्म में 10 जोड़ दो, फिर औसत निकालोगे तो उसके औसत में 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर 10 घटा दोगे तो 10 घट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हर एक पद में 10 घटा दोगे तो जो बचेगा उसमें 10 जोड़ दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, एज्यूम्ड मीन मेथड। समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आएगा तुम्हारा, क्या करते हैं। चलो, अब तुम्हारी किताब में क्या है कि एक फॉर्मूला और है, इसी क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले से करते हैं। ठीक, देखो अगला एक चीज हमने क्या पढ़ी थी, एक चीज हमने ये पढ़ी थी, अगर हर एक नंबर को डिवाइड कर दो, जैसे 10 20, जैसे मैंने क्या किया 10 20 30 का वो निकाला औसत, तो 10 20 30 वैसे निकालोगे तो सबको ऐड करो। ऐसे बताया था 10 + 20 + 30, औसत निकालोगे 3, 10 20 60/3 20 आ जाएगा। और यह तरीका क्या बताया था मैं, जैसे 10 कॉमन ले लो या 10 से भाग लगा दो। 10 से जैसे ही भाग लगाओगे तो ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, 3 करोगे इसका 2 आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा कर दो वापस तो फिर तुम्हारा 20 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या होगी तुम्हारी, इजी। तो एक नंबर से डिवाइड कर लो पहले, फिर नंबर तुम्हारे छोटे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे उनका औसत निकाल दो, फिर जो नंबर बचेगा उसका गुणा कर दो उसमें, तो उससे क्या हो जाएगा तुम्हारी कैलकुलेशन इजी और आंसर भी एकदम सही आ जाएगा। तो अब क्या करें, अब तुम्हारे पास कौन सा नंबर तो ये आया ना तुम्हारे पास। चल इसको भी हटा लेते हैं। इसी क्वेश्चन को क्या है, कैलकुलेशन को और सिंपल करते हैं। पहले तुम्हारे पास ये था, इसको हमने सिंपल करने के लिए क्या किया, एक नंबर घटा लिया तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, और सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, एक नंबर से डिवाइड करते हैं। तो देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, सब संख्या मेरी 10 से डिवाइड हो रही है ना। ये अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो सब में चला जाएगा। तो अब देखो कितनी इजी संख्या हो जाएगी। मैंने क्या किया, और जिस संख्या से डिवाइड करता हूँ उसको मैं एच मान लेता हूँ। तो यहाँ क्या किया, इन सब में 10 का भाग दे दो। तो ये संख्या क्या है, ये है मेरी xi - d, इसमें डिवाइड करूँगा मैं h से, h मान ली यहाँ पर मैंने 10। तो देखो ये कितना हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। क्यों किया मैंने ये, जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब तो बड़ा है, देखो कितनी इजी हो गई चीज़ें। ठीक है, अब ये तो मुझे पता ही है कि अगर मैंने किसी संख्या को डिवाइड कर दिया है तो पूरा औसत निकालो, उसके बाद में उससे गुणा कर दो तो उसका एवरेज निकल आएगा। तो अब देखो किससे गुणा करो, 6 × 18 -18, 11 दूनी 22, 7 से करोगे -7, ये तो 0 आ ही जाएगा। ठीक है, 4 से करोगे 4 × 1 = 4,
2 से करोगे 2 दूनी 4, 1 से करोगे 1 तिया 3। ये तो बड़ा इजी हुआ। अब क्या करना है, मुझे सिर्फ इसका औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो ये संख्या क्या होगी मेरी, देखो ये मैंने क्या किया, गुणा कर दिया एफ आई का, कौन से टर्म में, इस वाले पद में। ये मेरा पद क्या है, ये मेरा एक्स आई माइनस डी अपॉन एच ना। देखो अगर आप ये वैल्यू देखोगे आपको लगेगा ये बड़ा वैसे नाम है, सिर्फ यहाँ देखो मैं क्या क्या करता आ रहा हूँ। ठीक, इन सबको ऐड कर दो, 7 और 4 11 तो प्लस के हो गए तुम्हारे ये। ठीक है, अब देखो माइनस की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, माइनस की तुम्हारी हो जाएंगे 29 और 18, 9 और 8 17, 3 8 17 1, ये 3 और 1 4, माइनस के 47, 11 घटाओगे इसमें से। ठीक है, 11 घटा दो, 7 में से 1 गया 6 बचा, 36 आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे 36। एवरेज निकालना है, एवरेज तो हमें पता ही है, एवरेज कैसे निकालते हैं, 21 का एवरेज निकालना है, एवरेज इसका ही निकालना है बस। तो इनको क्या करो, पदों का जोड़ हमने कर लिया, कितना आ गया -36। संख्या कितनी, संख्या तो फिक्स ही रहेगी 35। ठीक है, इसको अगर इस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -1.29। ठीक, अब देखो अब आपको क्या निकालना है, एग्जैक्ट औसत निकालना है। ये तो औसत है नहीं, तो हमने क्या बताया था आपको, बस वही बात याद रखो। किसी का डिवाइड अगर कर दिया है तुमने टर्म में तो उसका गुणा करना पड़ेगा एंड में। तो हमने डिवाइड किसका किया है, एच का, तो -1.29, एच कितना मेरा 10, उसका डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कुछ घटा दिया तो जोड़ना पड़ेगा, तो +50। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, -10.29 50, फिर जोड़ोगे तुम्हारा 39 पॉइंट कितना 7 आ जाएगा। ये इजी हुआ। अब इसी चीज़ का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तुम्हारे लिए, देखो इसी चीज़ को क्या करूँ, अगर फॉर्मूला लिख दूं, इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन तो हो ही गया ये। ठीक है, इसी चीज़ का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, अब बच्चों को क्या होता है फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है, तो दिक्कत की देखो बात ही नहीं है फॉर्मूले की। मैंने क्या किया इसमें, पहले घटाया फिर डिवाइड किया। तो डिवाइड किस में किया, एक्स आई माइनस डी मेरा नंबर था एक, उसमें मैंने क्या किया, 8 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो अब मुझे इसका औसत निकालना था, इसका औसत निकाला तो मैंने क्या किया, इसमें एफ आई का मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका निकाला मैंने सम सिग्मा एफ आई। तो ये मेरा क्या निकल आएगा, औसत निकल आएगा एक। अब जैसे ही औसत निकलेगा ये, तो भैया मैंने 8 से डिवाइड किया है, यहाँ एस से डिवाइड किया है, तो मुझे एस से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ गुणा कर दो, चाहे इधर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, गुणा में दो। ठीक है, तो अब ये एक्स आई डी आई का औसत आ गया, लेकिन मुझे तो एक्स आई चाहिए ना। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने डी घटा दिया है। जो चीज़ घटा दोगे वो भाई ऐड करनी पड़ेगी तुम्हें आदमी, तो तुमने ऐड कर दी। ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास ये निकल आएगा। तो ये देखो फॉर्मूला तुम्हें याद ही नहीं करना। फॉर्मूला क्या है, लिखना है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा नहीं। टेबल बनाना सीख जाओ, कैसे घटा के लिखते हैं। ये टर्म उससे लिखते हो पिछले टर्म से, एक्स आई में से डी घटाया तो एक्स आई माइनस डी, इसमें मैंने डिवाइड करूंगा तो एक्स माइनस डी माइनस एच, इसमें गुणा करूंगा एफ आई का तो एफ आई माइनस एच। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं करना। पेपर में जहाँ पर तुम सोचो क्या क्या किया था मैंने, वो नहीं करना। ये बस याद रखो, हर एक जो अगला कॉलम आएगा, अगला कॉलम पिछले से क्या उससे ही बनेगा। एक्स आई में से घटाओ, एक्स आई डी बन गया, उसमें डिवाइड कर दो तो अपॉन एच बन जाएगा, इसमें एफ आई गुणा कर दो ये बन जाएगा। ये तुम्हारा मेथड हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, या हिंदी बोलते हैं पग विचलन मेथड। ठीक है, तो आपके तीनों मेथड हो गए हमारे पास। एक हो गया डायरेक्ट मेथड, एक कौन सा हो गया, एक हो गया एज्यूम मीन, एक हो गया स्टेप। अब देखो 3 मेथड बना दिए। क्यों बनाए तीनों, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। पहला तो डायरेक्ट समझ में आ गया। दूसरा ये है कि अगर किसी का मुझे बहुत सारे टर्म दे रखे हैं, उसमें से एक संख्या घटा दूं, कोई फिक्स संख्या हर एक टर्म में से, फिर जो संख्या बचेंगी उनका औसत निकाल के वही संख्या जोड़ दूं, तो मेरी कैलकुलेशन में सिंपल आ जाएगी और मेरा औसत भी उतना ही आ जाएगा। और मान लो अगर संख्या घटा दी, उसके बाद में भी कुछ और संख्या बड़ी बड़ी आ रही है, उनमें किसी का भाग जा रहा है तो उसका भाग कर दो,
अगर संख्या का भाग कर दोगे तुम तो फिर जो संख्या बचेंगे उनका औसत निकाल लो। उनका औसत जो निकालोगे उसमें अगर जिसका भाग किया उसका गुणा कर दोगे फिर औसत सेम आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो जो इतनी भी चीज़ें बताई गई हैं, देखो यहाँ भाग किया है एच का तो तुम्हें गुणा करना पड़ेगा, ये अगर तुमने डी घटा दिया तो डी को एंड में तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। ये सब क्यों है? कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो क्लास 10th की एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नहीं आता है तो पूछो, और अगली वीडियो जो होगी उसमें हम पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे हम। इसके आगे एक्सरसाइज तुम्हारी बहुलक वाली, उसमें जो भी फॉर्मूला है अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्यों आया आप बोलो इसका प्रूव करके दिखाओ, तो वो बोलेंगे कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर सिलेबस में नहीं होता तो बहुलक तुम्हें देता ही नहीं वो फॉर्मूले से निकालने के लिए। सब चीज़ें आसान है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला फिर बता रहा हूँ, याद नहीं करेंगे, समझेंगे बिल्कुल। जैसे ये समझा कि इसका डी का मतलब क्या है, एच गुणा क्यों किया, एच भाग क्यों किया, ऐसे ही हम जाके अगले एक्सरसाइज में समझेंगे। और तब तक देखते रहिए और अच्छे समझिए। और आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप देख रहे हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।